हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एस के सुमन। हमें लगा कि ये जो कृषि बिल है और कृषि बिल से संबंधित जो टॉपिक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जिसको ठेके की खेती भी बोलते हैं, ये क्या है, इस पे क्या कानून है और क्या इसका फ़ायदा है, क्या उसका मतलब कंसर्न है, क्या उसका नुकसान है, इसके बारे में आपसे हम चर्चा करें। तो कई लोगों ने मुझे कहा भी कि आप इस पे कंटेंट पे, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इस पे वीडियो बनाइए। तो इसी के संदर्भ में हमने आज मेरा ये टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। देखो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि बायर और सेलर, ठीक है, मतलब एक फसल उपजाने वाला, एक खरीदने वाला, ठीक है, दोनों के बीच में समझौता होता है ना। और ये खरीदार जो है उत्पादक यानी कि जो प्रोड्यूस करता है, उसके बीच जो फसल उपजाने से पहले एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। मतलब टोमेटो सॉस बेचने वाला जो कंपनी है, वो किसी किसान से एग्रीमेंट करेगा कि भैया मुझे इतने क्विंटल टोमेटो चाहिए, तो उससे ये हमको आप उपजा के दो। इसी को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं, कृषि उत्पाद, जिसमें आपको पशुधन भी है, अर्थात जो गाय भैंस, मतलब जैसे डेयरी प्रोडक्ट भी उसमें आ जाता है, फिशरीज भी आ जाता है, मुर्गी पालन भी आ जाता है, ठीक है। ये सारे सेक्शन जो पॉइंट है वो सभी के सभी उसी में शामिल कर दिए जाते हैं। अब हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित 2018 का मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 क्या है, ठीक है। चलिए, मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अधिनियम 2018 ये क्या कहता है। इस देखो, पहले क्या था कि पहले ये था कि चलो, अगर कोई टोमेटो सॉस बनाने वाली कंपनी को अगर टोमेटो की ज़रूरत है, टमाटर की ज़रूरत है, तो किसी किसान से हम संपर्क कर लिए, या फिर देखो, जैसे जैसे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है, जैसे जैसे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में डिमांड बढ़ रहा है, उसी प्रकार से हम जो रूल रेगुलेशन है उसमें भी धीरे धीरे हमको परिवर्तन करना पड़ेगा। उसी के संदर्भ में मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अधिनियम 2018 भारत सरकार लाई थी, जिसमें केवल खेती ही नहीं, यानी कि आलू, टमाटर, गाजर, गेहूं, धान, इतना ही नहीं, बल्कि क्या है, डेयरी प्रोडक्ट, पोल्ट्री, पशुपालन, इस सब को शामिल कर दिया गया कि भैया इसके तहत भी एग्रीमेंट, मान के चलो कोई भी बड़ी कंपनी है, ठीक है, उसको जैसे आप देखिए बीकाजी, ठीक है, तो बीकाजी का जो है वो रसगुल्ला भी आता है ना, लालमोहन भी बनाती है, यानी कि मिठाई आइटम भी बनाती है। तो उस कंडीशन में उसे जरूरत पड़ेगी किसकी, डेयरी प्रोडक्ट या दूध की। तो किसी भी जो खटाल खोले हुआ है, जो गाय को पालता है, गौपालन करता है, या भैंस, या फिर ऐसे दूध उत्पादन करने वाली जो पशु है उनको पालते हैं, उनसे वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कि भैया मुझे इतना दूध चाहिए, ठीक है, तो इतना दूध चाहिए पर डे, या फिर इस मंथ में हमको इतना 1000 लीटर दूध चाहिए। पहले क्या था, ये सब चीज़ें नहीं थे। अब उसमें खेती के बदला ये सारी चीज़ें डाल गई। जैसे पोल्ट्री वाला है तो उसको मीट वगैरह जो है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, आप मुझे पर डे इतना मीट दोगे, है ना। तो इसी तरह के एग्रीमेंट है। इसमें क्या है, किसान अपनी फसल को बेचने के लिए निजी कंपनी से अनुबंध कर सकेंगे, ये इसमें दिया गया, और विवाद निपटारे के लिए व्यवस्था होगी, और खेती की बीमा भी की जाएगी। आपको पता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसको भी इसमें शामिल कर दिया गया कि भैया अगर कोई कंपनी किसी किसान से सामान खरीदता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि नेचुरल क्लैमिटी, यानी कि प्राकृतिक आपदा के कारण किसान की फसल बर्बाद हो जाएगी। तो किसान की जब फसल बर्बाद होगी तो फिर कंपनी पैसा तो नहीं देगी, इवन कंपनी जो है उस पर जुर्माना कहेगी कि भाई आप हमको, आपके भरोसे हमने रह गया, हमें इतना सामान आपको देना था, आपने हमें नहीं दिया। तो इस कंडीशन में सरकार ने कहा कि नहीं, इसकी बीमा होना अनिवार्य है, ताकि बीमा होगा तो किसान को परेशानी कम होगी, ठीक है। किसान के हित पर चूंकि रक्षा दिया करने का बात किया है इस बिल में, और राज्यों को उसकी सुविधा अनुसार
है ना, संशोधन करने की छूट दी गई है। मतलब देखो, जो भारत में टोटल 35-36 स्टेट है, यूटीज और स्टेट मिलाकर, तो जितने भी 28-29 राज्य हैं, हम यूटीज को हटा देते हैं, 28-29 जितने भी राज्य हैं, वो सभी राज्य के जियोग्राफी और इकोनॉमिक एक जैसे नहीं है, अलग अलग एरिया के अलग अलग जियोग्राफी है और अलग अलग तरीका है। तो उसी के हिसाब से राज्य को अपने हिसाब से नियमों को बनाने का अधिकार दिया गया, ताकि वहाँ के स्थानीय किसानों के हित को ध्यान में रखा जा सके। अब चलिए आगे चलते हैं, क्या है देखिए अभी क्या स्थिति है। वर्तमान में देश के अधिकांश राज्यों में एपीएमसी प्रणाली लागू है, जानते हैं, मंडी व्यवस्था, जिसको लेके बवाल भी हो रहा है, जिसके तहत किसान से सीधे फसल खरीदने के बजाय कंपनी और व्यवसायों को किसान, कृषि या फल मंडी में आना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भारत के लिए नई नहीं है, यह देश के सीमित हिस्सों से ही प्रचलन में है और एपीएमसी अधिनियम 2003 के तहत राज्य को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित कानून को लागू करने का अधिकार भी दिया गया था, है ना। 2003 में मंडी अधिनियम में संशोधन किया गया, क्योंकि उससे पहले अगर किसी को इस प्रकार की, अच्छा उस समय में फूड प्रोसेसिंग का प्रचलन इतना नहीं बढ़ा था। धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट एक्सपांड किया, अर्बनाइजेशन बढ़ना शुरू हो गया, शहरीकरण जो बढ़ा तो फूड प्रोसेसिंग का डिमांड बढ़ा, और जब फूड प्रोसेसिंग का डिमांड बढ़ा तो सरकार के लिए मजबूरी हो गया कि वो मंडी व्यवस्था में परिवर्तन करे, क्योंकि अगर फूड प्रोसेसिंग में कोई कंपनी अगर फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में काम करती है तो वो किसी वस्तु को मंडी में जाना पड़ेगा उसको, और मंडी में आपको, मैंने इससे पिछले वाला मेरा वीडियो देखिएगा, कृषि कानून पे हमने बनाया है, उसमें स्पष्ट सारा क्लियर किया हुआ है कि मंडी में जाके वो व्यापारी या फिर वो कंपनी सामान खरीदता तो मंडी में 10 से 15% जो है वो सरकार का टैक्स हो, आढ़तिया हो, इस सब को लेकर टैक्स लग जाता है, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता है, वो महंगा हो जाता है। तो महंगा जब खरीदेगा कोई कंपनी तो महंगा बेचेगा, फिर महंगा बेचेगा तो कि आम आदमी के लिए सर्वाइवल नहीं है ना, तो इसीलिए उसको बिचौलिए को साइड किया जाएगा। तो कॉस्ट इफेक्टिव जब उसको प्रोडक्शन मिलेगा तो वो भी कॉस्ट इफेक्टिव मार्केट में सामान उतारेगा और डिमांड बढ़ेगा। इसलिए 2003 में ही राज्य को अधिकार दिया गया था। अब जो है केंद्र सरकार ने 2018 में अपना ये कानून लाया। 22 राज्य ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को एक विकल्प के रूप में अपनाया है। आप समझिए 28 राज्य हैं, 28 में 22 राज्य जो है ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अडॉप्ट कर चुका है। अब आपको पता है जो राज्य अभी बवाल कर रहे हैं कृषि बिल में संशोधन को लेकर, पंजाब और हरियाणा। पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह ऑलरेडी जो है पेप्सिको के एग्रीमेंट पे ये कई बार कह चुके थे कि पेप्सिको के साथ जो किसानों का एग्रीमेंट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, उसके कारण किसानों की आमदनी बढ़ रही है। और राजनीति का द्वंद्व देखिए कि यहाँ पे उसको अगेंस्ट में होना पड़ रहा है, क्योंकि ये सब पॉलिटिक्स है। खैर एनीवे, वही हरियाणा सरकार भी का भी वही कंडीशन है। जब भूपेंद्र हुड्डा थे कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उस समय में भी उन्होंने लागू किया था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और वही कानून जब सेंट्रल गवर्नमेंट आज बना रही है तो उसको कह रहे हैं कि ये इलीगल है या फिर जो भी है। तो ये सारा कंडीशन है। आप इस सब, ये मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे बनाने का जो मेरा मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य ही यही है। देखिए मैंने यहाँ दिया है कि पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर अलग से कानून बनाया गया और 2013 में इस पे कानून बनाया गया था। और पंजाब में पिछले 15 वर्ष से भी अधिक समय से कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, जहां टमाटर, आलू, मूंगफली और मिर्च के मामले में पेप्सिको इंडिया से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल रहा है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में कुसुम, आंध्र प्रदेश में पाम ऑयल, संकर बीज के लिए किसान बेहतर मूल्य प्राप्त कर रहे हैं। स्वाभाविक बात है, जिस राज्य का जो कैपेसिटी है वो प्रोड्यूस करता है। जैसे आप देखिएगा सोयाबीन वगैरह है, मध्य प्रदेश में पर्याप्त होता है ना। सीड ऑयल हो गया, तो वो सारी चीजें हो रहा है प्रेजेंट में। अब चलते हैं हम आगे, क्या कानून के मुख्य बिंदु क्या है। कानून किसान और संबंधित कंपनी के बीच होने वाले करार में प्रशासन तीसरा पक्ष होगा। हमने पिछले वीडियो में आप देखिएगा 1 घंटा 17 मिनट का वीडियो है। कृषि रिफॉर्म जो हुआ है उसका पूरी बारीकी से लीगल इलीगल एस्पेक्ट क्या है, सरकार को कहाँ क्या करना चाहिए,
जो प्रशासन के भी जो तीसरा पक्ष है वो उसके बारे में हमने सारे डिटेल दिया है, अवश्य जरूर देखिएगा उसको। उत्पाद के मूल्य निर्धारण में पूर्व, वर्तमान और आगामी उपज को करार में शामिल किया गया है। मान के चलिए कि अगर आप किसान हैं और आप किसी कंपनी को ये कहें कि हम आपको 200 कुंटल आलू दे देंगे, सपोज दैट, तो हमने जो कि उससे समझौता किया उस समय में 10 रुपये किलो आलू का समझौता किया, लेकिन किसी कारणवश वो 20 रुपये किलो हो जाता है, बाजार का है मामला, तो 20 रुपये किलो में किसान को घाटा है, कंपनी को फायदा है ना। तो उसमें दो क्लॉज दिया गया है। एक ये कहा गया है कि फिक्स एग्रीमेंट, एक होता है फिक्स प्लस फ्लेक्सिबल, यानी फिक्स में 10 रुपये की क्विंटल अगर हमने 10 रुपये किलो अगर हमने एग्रीमेंट किया तो 10 रुपये किलो देना पड़ेगा, लेकिन उसी में दूसरा क्लॉज ये भी है कि फिक्स प्लस फ्लेक्सिबल, यानी कि 10 रुपये किलो तो आपका होगा ही होगा, और उसके अलावे अगर दाम हद से ज़्यादा बढ़ता है तो उसमें कंपनी और किसान दोनों बैठ के कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। मान के चलो अगर 10 रुपये किलो है और फ्लेक्सिबल में प्रेजेंट रेट 20 रुपये है, तो कंपनी और किसान मिल बैठ के 12 से 15 रुपये किलो पर तय कर लेते हैं, तो किसान को भी 2 पैसे के बेनिफिट हो गया और कंपनी को भी फायदा हो गया। तो किसान को फायदा ये हुआ कि उसका माल जितना भी वो आलू उपजाएगा, वो आलू उसका बिक्री का सिक्योरिटी है कि भाई हमारा इतना आलू हम उपजाएंगे, इतना हमारा बिक जाएगा, ये 100% है। ठीक है, ये सिक्योरिटी किसान को तो है। अच्छा, छोटे सीमांत किसान को एकजुट करने के लिए उसमें कृषि उत्पादक संगठन की बात की गई, यानी कि FPO, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है। मान के चलो 10 किसान अगर छोटे छोटे एक बीघा, जिसके पास एक एकड़ जमीन है, वो तो कुछ नहीं कर सकता है, तो 10 आदमी अगर मिल जाएगा तो उसके पास 10 एकड़ हो जाएगा, वो एक संगठन बना लेगा और रजिस्टर्ड हो जाएगा, और 10 किसान मिलके किसी एक कंपनी को जो ज़रूरत है उसको वो सामान प्रोवाइड कराएगा। तो क्या होगा कि निगोशिएट करने में भी उसको फायदा होगा, उसको नुकसान नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक किसान के पास पैसा होगा, हो सकता है दूसरे किसान के पास पैसा नहीं है, तो अगर वो अलग अलग रहेगा तो मान के चलो अपना फसल उत्पादन के तुरंत बाद बेचने पर मजबूर होगा, क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत होगी। अगर कोई किसान ऐसा है कि उसी के ग्रुप का, जिसको अगर पैसा है, थोड़ा सा मजबूत है, स्ट्रांग है, तो कहेगा चलो भाई कोई बात नहीं, हम अपने वस्तु को अभी नहीं बेचेंगे क्योंकि प्राइस मार्केट में ज़्यादा नहीं है, थोड़ा रोक लो, हम लोग मिलजुल के इधर काम चला लेंगे। तो ये एक फायदा है। विवाद तंत्र के निपटारा के लिए मैंने कहा था जैसे SDM होंगे, SDM क्या करेंगे, ये तीसरा पक्ष होंगे, क्योंकि फार्मर और स्पॉन्सर यानी कि कोई कंपनी जिसके बीच में एग्रीमेंट होगा, उस दोनों के बीच में अगर विवाद किसी मुद्दे को लेकर होता है तो बीच में SDM जो है मीडिएटर होगा। SDM किसी व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में डिप्यूट करेगा और वो अध्यक्ष क्या करेगा कि कंपनी यानी स्पॉन्सर और किसान दोनों को बैठाकर, है ना, और सुलह करवाएगा, और 30 दिन के अंदर में वो सुलह रिपोर्ट DM को भेज देगा। और अगर सुलह हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो या तो कंपनी या फिर किसान को लगता है कि मुझे ये सुलह से मंजूर नहीं है, तो वो DM के पास अंतिम तक जा सकता है। प्रॉब्लम यहीं पे आ रहा है कि DM के पास ही क्यों, सिविल कोर्ट में जाने का राइट क्यों नहीं है। ठीक है, सरकार ये कह रही है कि कोर्ट में जाने का, कोर्ट का चक्कर लगा के किसान को नुकसान ही होना है या कंपनी को नुकसान ही होना है, तो इसलिए जब मामला हम दोनों के बीच का है तो यहाँ बैठ के समस्या का समाधान कर लिया जाए। खैर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के उत्पाद पर फसल बीमा का प्रावधान, जैसे मैंने कहा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे किसानों को प्रोटेक्शन ही मिलेगा। इससे उत्पादन में सुधार के लिए है ना, खरीदार उत्पादन की भूमि पर किसी प्रकार का स्थायी, यानी कि अगर आप किसान हैं, अगर कोई कंपनी आपसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसान की ज़मीन जो है वो कंपनी का हो गया। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि किसान अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो किसान की ज़मीन पे कंपनी का हक हो जाएगा। कैसे होगा भैया? संपत्ति आपका है, ज़मीन आपके नाम से है, रसीद आपके नाम से कट रहा है, और संपत्ति जो है वो किसी कंपनी का हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल नहीं है। ये सारी के सारी अफवाह फैलाने का बात किया जा रहा है। इसी प्रकार से अच्छा, अगर वो तत्कालीन अगर कोई स्ट्रक्चर खराबी करता है भूमि पर, यानी उस जमीन पर कोई प्राइवेट सेक्टर, तो उसको
उसी का पैसा लगेगा, किसान का नहीं। अच्छा, 5 साल का एग्रीमेंट होगा, 5 साल के एग्रीमेंट के बाद वो जो टेम्पररी स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है उसको तोड़वाना कंपनी की जिम्मेदारी है, और तोड़वाने में और लगाने में जो पैसा लगेगा वो सारा का सारा कंपनी या स्पॉन्सर जिम्मेदार है उसका पैसा पे करने के लिए, है ना, किसान नहीं। अगर नहीं तोड़वाता है तो वो अस्थायी कंस्ट्रक्शन है ना, वो सारे के सारे किसान के माने जाएंगे, किसान के हक में हो जाएगा। क्लियर, ये स्पष्ट शब्दों में लिखा है। कुशल बाजार संरचना तैयार करना और जो मार्केटिंग की व्यवस्था है उसको स्ट्रांग करना है। ठीक है, वैल्यू चेन के निर्माण, देखो वैल्यू एडिशन जब गुड्स में होता है तो किसानों की भी संपत्ति में वैल्यू एडिशन होगा, यानी कि उसको जो पैसा इनकम होगा उसमें, है ना, वैल्यू एडिशन जितना होगा वो रोजगार को जनरेट करेगा और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देगा। नीति आयोग ने भी इस प्रस्ताव में कृषि जीन्स को शामिल करने की बात की थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फायदा क्या होगा। देखो, खेती अगर अधिक संगठित बनेगी तो अधिक संगठित बनने से खेती का प्रभाव ये होता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल किया जाएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम जाएगा, यानी कि जो खेती करने में पैसे लगते हैं वो कम पैसे लगेंगे। जब कम पैसे लगेंगे, अधिक उपज होगी तो स्वाभाविक बात है किसानों की इनकम बढ़ेगी, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। किसानों को बेहतर भाव मिलेंगे। कैसे मिलेंगे कि अगर मान के चलो किसान, जब आप जानते हैं कि जब मार्केट का रूल है सप्लाई एंड डिमांड एंड सप्लाई का रूल होता है, तो डिमांड जब ज़्यादा होता है और गुड्स बाजार में नहीं होता है तो प्राइस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर सप्लाई ज़्यादा होता है, डिमांड कम होता है तो प्राइस क्या होता है, लो होता है। अब मान के चलो कि आलू का सीजन जब आता है तो आलू जब मार्केट में ज़्यादा आने लगता है तो उस समय क्या होता है, प्राइस उसका लो हो जाता है। प्याज आपने अक्सर नासिक में देखे होइएगा, प्याज की स्थिति अक्सर न्यूज़ में पढ़े होइएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आदमी जो है पहले से अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कि भैया हमको 10 रुपये किलो प्याज तुम्हें बेचना है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो वो जो किसान है जो 2 रुपये भी बेचने पर मजबूर रहता है उसको तो कम से कम 10 रुपये की सिक्योरिटी है ना भाई, है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अगर एग्रीमेंट किया होगा तो अगर दाम बढ़ेगा तो उस हिसाब से उसका और प्राइस बढ़ सकता है, नहीं तो 10 रुपया तो तय है। जो 2 रुपये में बेचने के लिए मजबूर है उसको 10 रुपया सिक्योरिटी के साथ मिल रहा है, तो क्या दिक्कत तो नहीं है इसमें। अच्छा, बाजार भाव में उतार चढ़ाव से जोखिम से किसान मुक्त होगा। वही बात अभी हमने आपको समझाया। किसानों को बड़ा बाजार मिलेगा। बड़ा बाजार इसलिए मिलेगा कि कोई कॉन्ट्रैक्टर या कोई स्पॉन्सर या कोई कंपनी अगर किसी किसान से कहेगा कि मुझे 100 क्विंटल आलू या 100 क्विंटल टमाटर चाहिए, तो किसान को ये अनसिक्योर नहीं ना रहेगा कि भैया हम उपज कर रहे हैं तो बाजार में बिकेगा माल की नहीं बिकेगा, क्या भाव में बिकेगा क्या भाव में नहीं बिकेगा, इस बात की इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी। उसको रहेगा भैया हमको 100 क्विंटल देना है, आंख मूंद के उपजाओ, है ना। तो उससे क्या होगा कि बाजार में जोखिम नहीं मिलेगा और एक उचित दाम भी उसको मिल जाएगा, है ना। इससे क्या होगा, किसान टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन जब करेगा तो उसको भी लर्निंग का अवसर मिलेगा, सीखने का अवसर मिलेगा। खेती के तरीके में यानी कि क्रॉप के पैटर्न में सुधार होगा। जैसे अगर हम गेहूं की खेती अगर एक खेत में बार बार करें तो उसकी उपज क्या होगी, कमजोर हो जाएगी। इसलिए जरूरी होता है कि उसमें क्रॉप का पैटर्न चेंज होना चाहिए। गेहूं की खेती, धान की खेती, इसके बाद आप दलहन की खेती करिए, है ना। मान के चलिए कोई ऐसी कंपनी है जैसे रिलायंस है या स्मार्ट वॉलमार्ट है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो बड़ी बड़ी मॉल चलाती है, वो कहे कि मुझे 50, 100, 200 कुंटल दाल चाहिए, तो उसी में FPO फूड प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करेगा, 10 गो किसान मिल के बना हुआ है तो 10 गो किसान अपना दलहन की खेती कर लेगा, उसको दे देगा एक सीजन में। फिर अगले सीजन में कहेगा टमाटर चाहिए तो टमाटर की खेती कर लेगा। तो एक तरीका में सुधार होगा, क्रॉप पैटर्न में भी चेंज होगा। किसान को बीज फर्टिलाइजर के फैसले में मदद मिलेगी। अब क्या होता है कि आपके खेत में किस फर्टिलाइजर की जरूरत है, किस खाद की जरूरत है, ये आपको पता नहीं है। आप सीधा परंपरागत तरीके से लाते हैं और डाल देते हैं। उससे क्या होता है, आपकी मिट्टी कमजोर हो जाती है, नुकसान होती है। ऐसे में क्या होगा कि जब आपके सॉइल की टेस्टिंग होगी, कंपनी चूंकि उसको भी तो जिम्मेदारी है कि भाई हम किसी को, अच्छा आपको पैसा भी देगा, सहयोग करेगा, वो कोऑपरेट करेगा, कुछ पैसा देगा खेती करने के लिए पहले ही एडवांस में।
तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आपके ज़मीन में जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, जो फसल अच्छा होगा वही फसल आप उपजाएंगे। ठीक है, फसल की क्वालिटी और मात्रा में सुधार होगा। स्वाभाविक बात है कि जब टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा और क्वांटिटी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि उपज जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसका चुनौती क्या है। बड़े खरीदार के एकाधिकार को बढ़ावा देगा। आप मान के चलो मंडी में है, सीधा कहेगा नहीं भाई जितना किसान लाए सबसे हम एग्रीमेंट कर लेंगे, हम ही खरीद लेंगे। तो ऐसे में क्या मोनोपोली बढ़ सकता है। कम कीमत देके किसानों का शोषण का डर है। अब वही बात मैंने कहा कि बाजार में आलू इस बार 50 रुपये किलो चल गया था और 10 रुपये किलो पर कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, और बाद में अगर फ्लेक्सिबल प्राइस से भी एग्रीमेंट हुआ होगा तो मान के चलो 15 रुपया देता है, फिर भी तो किसान को नुकसान है ना। तो इसका थोड़ा सा यहाँ पे डर है। सामान्य किसान के लिए समझना मुश्किल है। ये जो एग्रीमेंट है वो बड़े बड़े फार्मर जो है जिसके पास 10 एकड़ 20 एकड़ 25 एकड़ ज़मीन है उसके लिए तो आसान है। छोटे किसान 85% से ऊपर किसान हमारे यहाँ जो है छोटे किसान हैं, तो ऐसे कंडीशन में उनके लिए ये समझना थोड़ा सा मुश्किल काम है। ठीक है, फिर आप देखिए छोटे किसान को इसका कम फायदा होगा। इसलिए कम फायदा होगा कि क्योंकि वो सिंगल है ना, उसका छोटा है, वो कितना प्रोड्यूस कर सकता है, उसके पास ज़मीन का रकबा ही कम है ना। तो इसको लेकर ये थोड़ा सा चुनौती है। सरकार को करना चाहिए कि जो शोषण का वाला मैटर है उसमें जो मीडिएटर जो है आपका एसडीएम के थ्रू आप मीडिएटर के रूप में काम करेगा, तो वो जो प्रशासन है उस प्रशासन के बाद जो डीएम के पास लास्ट अपील का जो अपॉर्चुनिटी डीएम के पास दिया गया है वो लास्ट अपील का अपॉर्चुनिटी सिविल कोर्ट में भी होना चाहिए। और या नहीं तो ट्रिब्यूनल बना दीजिए। ट्रिब्यूनल बनाकर किसानों के साथ ये समस्या का निदान किया जा सकता है। ट्रिब्यूनल होता है कि एक लिमिट समय में 1 महीने 2 महीना में आप तय कर दीजिए कि अगर किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच का कोई विवाद होगा उसको हर हाल में 2 से 3 महीने में निपटान करना है, मामला खत्म हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जब ये अधिकार आप दे दीजिएगा तो बाकी सारा का सारा जो है आपका प्रॉब्लम क्रिएट समस्या खत्म हो जाएगा। दूसरा, अधिकार के एकाधिकार जो खरीदार है उसके एकाधिकार की जो बात हो गई, तो उसके मामले में एपीएम सरकार को मंडी व्यवस्था को और भी मजबूत करके साथ में चलना पड़ेगा ताकि उनकी मोनोपोली को रोका जा सके, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरी बात है टेक्नोलॉजी का। सरकार जो है कैंपेन चला के छोटे छोटे किसानों को जो है समझा सकती है, इसके प्रॉफिट के बारे में जागरूक कर सकती है ताकि उसको कोई बरगला न सके, कोई उसको वो न कर सके। ठीक है, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट बना के किसानों में सब्सिडी के माध्यम से जब बांटा जाएगा तो छोटे किसान को भी अच्छा उत्पादन करके वो अपना पैसा कमा सकता है। तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ज़्यादा मेरी भी मनोबल बढ़ेगी। और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे बताइए किस कंटेंट पे वीडियो बनाना है। वैसे मैं 20 तारीख से हर हिस्ट्री का जो टॉपिक है उस पर मैं सीरीज बाय सीरीज छोटा छोटा टॉपिक बना के मैं वीडियो उस पर आपको डालता रहूँगा ताकि जो भी प्रॉब्लम हो रहा है एग्जाम में सारी की सारी समस्याओं का एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको समाधान मिल सके। ठीक है, थैंक यू।